12 के सभी होनहारों का एक बार फिर से स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि अभी जो वर्तमान में टॉपिक चल रहा है हमारे पास में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम अध्याय 5 की बात कर रहे हैं, जल संबंध की बात कर रहे हैं। और जल संबंध में हमने जो वीडियो प्रारंभ किया है, उससे पहले की जो वीडियो है वो आप लोगों को ध्यान है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है। उसके साथ में 24 और 22वां अध्याय भी मैं करवा चुका हूँ। अब हम 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जल संबंध है इसका नाम। और जल संबंध में किसके मध्य है, तो पादपों के लिए ध्यान देना, पादपों में जल संबंध, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो हमारे पास प्रकरण या टॉपिक है वो है विसरण का क्या महत्व है या कौन सा प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो टॉपिक लिख दीजिए, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विसरण को प्रभावित करते हैं। आप सब लोगों को ध्यान है, कल हमने विसरण पढ़ा था, विसरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब उन्हें प्रभावित कौन कौन से कारक कर रहे हैं वो समझना है। सबसे पहला कारक आता है अपने पास में तापमान। कौन सा आता है? तापमान। टेम्परेचर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान क्या है, आप देखिए, जब भी किसी में तापमान, आपने पानी के अंदर पानी को गर्म किया, पानी उबलने लगेगा, क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तापमान जब किसी का बढ़ा दिया जाए तो विसरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि तापमान, यदि किसी का तापमान बढ़ा दें, तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण बढ़ जाता है। यानी कि ये ठंडी चीज़ जो है उसकी तुलना में गर्म चीज़ आपको जल्दी पहुंचती है। इसीलिए समोसा जब गर्म होता है तो आपके नाक तक पहुंच जाता है, तुरंत प्रभाव से आपको पता लगता है कि हाँ उसमें खुशबू है। लेकिन अगर बैग के अंदर ठंडे समोसे पड़े हुए हैं तो आप तक खुशबू नहीं जाएगी। मुझे पता है लॉकडाउन का समय चल रहा है, खुद समोसे का नाम लेकर मैंने आपको आपकी पुरानी चेतना को जगा दिया है। घर पे ट्राई मत करना, है ना, और थोड़े दिन तक बाहर खाने भी नहीं जाना है। तो इनमें क्या है कि तापमान अगर किसी चीज़ को हम बढ़ाते हैं तो विसरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमें पता होना चाहिए। तापमान विसरण के साथ में एक यूँ समझ लीजिए कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो तापमान, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की भाषा में लिखें तो समानुपाती हो जाएगा विसरण। यानी कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होगी। तापमान जितना बढ़ाओगे विसरण उतना बढ़ जाएगा। दूसरी चीज घनत्व आती है। किसका घनत्व? यदि पदार्थ का घनत्व व विसरण की दर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर अपन दर की बात करें, विसरण की दर की बात करें तो 1/√, हमारे पास घनत्व होगा d। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/√d, है ना। d यहाँ पर क्या है, घनत्व है। तो ये आप लोगों को समझना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी यहाँ पर नोट डाल के लिख दीजिए, अधिक घनत्व वाली गैसों का विसरण दर क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जिसका d ज़्यादा होगा, यानी कि क्या होगा, अधिक घनत्व वाली जो गैसें हैं उनका विसरण की दर क्या होगी, हमेशा कम होगी। जिनका पास में या जिनका घनत्व ज़्यादा है उनकी दर क्या हो जाएगी, बोलो, कम होगी। उनकी दर हमेशा क्या होती है, कम होती है। आखिरकार जो हमारे पास में विसरण है, विसरण जो है उसका महत्व क्या है, विसरण का हमारे लाइफ में क्या महत्व है। नंबर 1, आप जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं वो विसरण के कारण ही होता है। चाहे वो पादपों में हो, चाहे जंतु में हो, वो जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है,
वो विसरण के कारण हो रहा है, बाकी किसी के कारण नहीं हो रहा है। अच्छा, पादपों में या कोशिका में जल अवशोषण का जो काम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विसरण के कारण होता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि विसरण वहाँ पर भी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों के अवशोषण में भी ये अत्यधिक सहायक होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ने हैं अपने को। स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आगे चलते हैं अपन। चलिए, अगला टॉपिक हमारे पास में आएगा पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब क्या होता है कि जब किसी कोशिका में, कोशिका झिल्ली हो या कोशिका भित्ति हो, विलेय और विलायक को भीतर प्रवेश करवाए और उसकी जो दर होती है उसकी अपन क्या कहते हैं? उस कोशिका की पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन? कोशिका की पारगम्यता। तो मैं इसको मिटा दूं, संबंध वाला पार्ट चल रहा है। अपन क्या लिखेंगे? तो लिखिए, इसमें लिखिएगा, जब किसी कोशिका में विलेय व विलायक आपको क्लियर होंगे। विलेय वो जो घोला जाता है, विलायक वो जिसमें कोई पदार्थ घुलता है। रसना जो है वो विलेय है और पानी जो है वो विलायक है। 2 मिनट के लिए समझने के लिए, ठीक है। जब किसी कोशिका में विलेय और विलायक का आदान प्रदान होता है, कोशिका में होता है, तो इसे पारगम्यता कहते हैं। हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग डालनी है पारगम्यता। हेडिंग क्या डालनी है? पारगम्यता। तो कोशिका के अंदर विलेय और विलायकों का क्या हो? आदान प्रदान हो। मान लो ये कोशिका है, इसके अंदर कोई पदार्थ अंदर गया और अंदर का पदार्थ कोई बाहर आया। जब आदान प्रदान हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे हम पारगम्यता बोलेंगे, कि जिस पदार्थ की जितनी पारगम्यता होती है वो पदार्थ उतना ही क्या होगा? अंदर और बाहर आ जा सकेगा। इसके आधार पर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, आप कोई अपने मित्र के घर गए हों और मित्र ने आपको बाहर से ही कह दिया होगा हाँ ये ठीक है, ये काम हो गया, तो वो आपके लिए अपारगम्य है, उसको आपने अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन किसी मित्र के घर पे गए, उसने आपको ठीक है भीतर प्रवेश तो दिया, लेकिन खड़े खड़े ही निपटा दिया और वापस आप बाहर निकल गए, वो आपके लिए अर्ध पारगम्य है ना, यानी चयनात्मक पारगम्य है। उसको भी वो भी, बल्कि आपने किसी दूसरे दोस्त से बात करी, यार फला दोस्त ने मेरे को अंदर तो लिया था, उसके गेट के अंदर तो मैं गया, लेकिन अंदर से वापस मुझे बाहर भेज दिया, है ना। तब वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं तो उसके घर पे गया था तो उसने मेरे को अंदर बिठाया था। अब बताइए कंडीशन क्या हुई? दोस्त के प्रकार कितने हो गए? समझना इस घटना को। एक कौन सा दोस्त है जिसने आपको गेट के बाहर से ही रवाना कर दिया, अंदर आने की जरूरत नहीं है, उसे आपने क्या बोला? आपके लिए वो क्या है? अपारगम्य, मतलब वो चीज़ अंदर जा ही नहीं सकती। दूसरी घटना क्या हुई? आपको गेट तो खोला उसने और आप अंदर भी गए, गेट के अंदर जाकर आपने अच्छे ढंग से बात भी करी, लेकिन बैठने के लिए नहीं बोला, अतिथि संस्कार नहीं किया आपका और वापस बाहर भेज दिया। ऐसा क्या हुआ? वो अर्ध पारगम्य है, अंदर तो गया पर पूरा अंदर नहीं जा पाया। लेकिन कोई दूसरा दोस्त, उसी आदमी का कोई दूसरा दोस्त आया, उसको ये अंदर भी लेके गया, कुर्सी भी बिठाया, सब कुछ अच्छे से काम हुआ, चाय नाश्ता भी मंगवाया। वो क्या है? जब आपने उससे बोला कि यार इस जो राजेश आदमी है ना, इसने मेरे को अंदर नहीं लेके गया यार, तो आप उसका जो दूसरा दोस्त वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मेरे को कमरे में भी लेके गया। क्यों? तो उस दोस्त के लिए तो वो क्या हो गया? अच्छा हुआ, पारगम्य हुआ, और आपके लिए क्या हुआ? अर्ध पारगम्य हुआ। अब दोनों परिस्थितियों में क्या हुआ? वो आदमी कैसा है जो अंदर राजेश जो है वो कैसा है? वो चयनात्मक है, सेलेक्टिव है। वो जिस इंसान को लेना चाहता है उसी को अंदर ले रहा है, जिसको नहीं लेना है उसको नहीं ले रहा है। तो इसी प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर भी। एक होती है हमारे पास में पारगम्य, ऐसे पदार्थ जो सभी पदार्थों को अंदर जाने की अनुमति
देती है। जो भी आपके पास पदार्थ हैं वो भीतर प्रवेश करते हैं और बाहर निकल जाएंगे। दूसरी हमारे पास में होती है विभेदात्मक पारगम्य। दूसरी क्या होती है? विभेदात्मक उसी को आप बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य। देखो विभेदात्मक एक तो होगी पारगम्य, दूसरी हमारे पास में क्या होगी? विभेदात्मक पारगम्य, है ना। जो आपकी जितनी भी टोनोप्लास्ट आता है, टोनोप्लास्ट आती है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, प्लाज्मा झिल्ली आती है, वो सब क्या है? प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट क्या है? विभेदात्मक या चयनात्मक पारगम्य है। जबकि अपारगम्य के रूप में कौन होगा आपके पास में? कौन होगा? कारक होगा। जो आप कॉक की बात करते हैं उसमें कोई भी चीज़ आती जाती नहीं है। तो क्या लिखोगे? अपारगम्य में क्या आएगा आपके पास में? कॉग आएगी। उसमें कोई भी पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से कोई अंदर नहीं जाता है, पूर्ण रूप से लॉकडाउन होता है। ऐसी परिस्थिति को अपन क्या बोलेंगे? अपारगम्य। तो अगर कोई आपको पूछ ले कि पारगम्यता क्या है, कि जब कोई कोशिका के अंदर जो विलय और विलायक है उनका आदान प्रदान हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? पारगम्य। इसके भी कुछ प्रकार हैं। एक तो पारगम्य होता है, एक विभेदात्मक पारगम्य होता है कि ठीक है जो चीज़ चाहिए वो आपने ले ली, उसे बोलेंगे अपन चयनात्मक। एक आता अर्ध पारगम्य, एक आता अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य यूँ समझ लीजिए कि वो लगभग चयनात्मक की तरह ही है, आधी चीज़ें तो पारगम्य हो रही है और आधी नहीं हो रही है। चयनात्मक में कौन आएगा हमारे पास में? टोनोप्लास्ट आएगा और प्लाज्मा झिल्ली आएगा। इसी प्रकार से अपारगम्य कौन सी चीज़ होगी? जिसमें कोई भी पदार्थ भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपारगम्य बोलेंगे। अच्छा, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, इन सब को पढ़ने के बाद में एक नया टॉपिक हमारे पास में बन जाएगा, और वो कौन सा आएगा हमारे पास में? वो आएगा हमारे पास में परासरण। तो परासरण जो क्लास है वो हम कर लेंगे, और तब तक आप घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपने मित्रों से ये वीडियो शेयर कीजिए। लगातार हम वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर एक नया चैप्टर होगा। जय हिंद, जय भारत।